Good morning, children. Welcome back in your history class. And I hope, children, that you all are feeling very happy, very healthy, very fit and fine. And I also hope that you all are watching video and listening also. जैसे कि बच्चों के हम सब जानते हैं कि वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड वी हैव डन सम पोर्शन ऑफ इट ऑल्सो. एंड आज भी जो एंड इन टुडेज़ लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. यानी हम जो फ्रांसीसी क्रांति जो पहला पाठ हम पढ़ रहे थे आपके इतिहास सेक्शन से, इस चैप्टर को आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे. एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पॉलिटिकल कॉजेज़ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. हम लोग पिछले लेक्चर में जो है वो पॉलिटिकल कॉजेज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. एंड सम पॉइंट्स आर लेफ्ट. सो कुछ पॉइंट्स उसके जो है वो बच गए थे डिस्कशन करने के लिए. सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द पॉलिटिकल लेफ्ट पॉइंट्स ऑफ द पॉलिटिकल कॉजेज़ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. यानी हम उन पॉइंट्स को आगे इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. So children, let's start the chapter and let's start the discussion of the political causes of the French Revolution. After that we will discuss about the social causes of the French Revolution. यानी राजनीतिक कारणों के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे बच्चों. उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रह गए थे, बच गए थे. अब उन पॉइंट्स को हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. और बच्चों आगे जो है उसके बाद जो राजनीतिक कारणों के बाद हम सामाजिक कारणों के बारे में डिस्कशन करेंगे. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ द पॉलिटिकल कॉजेज़ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. यानी फ्रांसीसी क्रांति के जो हम राजनीतिक कारणों के बारे में पढ़ रहे थे, उसके जो पॉइंट्स बचे थे हम उन पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. नॉट रिवाइज, हम उसको पढ़ते हैं. इससे पहले भी हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे बच्चों, वो आपके थे. आगे बढ़ने से पहले उन पॉइंट्स के बारे में भी जान लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. वॉट एवर we have discussed the points in political causes, let's have a quick revision of those points. पहला पॉइंट था बच्चों, we have discussed that पहला पॉइंट autocratic monarchy यानी निरंकुश राजशाही. सेकंड पॉइंट luxury of palace, that is राज दरबार की विलासिता. एंड थर्ड we have discussed weak judicial management यानी न्याय व्यवस्था की दुर्बलता. Now in this lecture we will continue, हम इस आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. The fourth point of the political causes is that the administrative system was faulty and corrupted. यानी जो प्रशासनिक मैनेजमेंट था, व्यवस्था थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो करप्ट थी, यानी प्रशासनिक भ्रष्टाचार. We will discuss this point first. यानी इसमें कह सकते हैं बच्चों कि जो राजा के जो सलाहकार थे, जो सेवक और अधिकारी जो थे, वो पूरी तरीके से करप्ट थे यानी भ्रष्ट थे. और उनका सिर्फ एकमात्र जो इंटेंशन था, लक्ष्य था, उद्देश्य होता था, वो राजा की चाटुकारिता पर अपना उल्लू सीधा करना था. यानी वो राजा की बटरिंग करते थे, ऑयलनेस करते थे, चाटुकारिता करते थे ताकि उनका काम जो है वो पूरा हो सके. और राजा के जो इम्पोर्टेंट पोस्ट थे, यानी राज्य के, नॉट राजा, राज्य के जो महत्वपूर्ण पद थे, यानी जो बहुत इम्पॉर्टेंट और स्पेशल पोस्ट थे बच्चों, वो योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि ऑयलनेस यानी बल्कि पैरवी के आधार पर जो है वो उस पर नियुक्ति की जाती थी. यानी जो राज्य के जो इम्पॉर्टेंट या जो महत्वपूर्ण पद होते थे, वो किसी व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको पद नहीं दिया जाता था, बल्कि पैरवी के आधार पर उसकी नियुक्ति की जाती थी. और यहाँ पर जो पदाधिकारी थे और जो दरबारी थे, वो आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या भी रखते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा जो है वो सदैव जो है वो षड्यंत्र में लगे रहते थे. यानी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के लिए ईर्ष्या की भावना रखते थे और हमेशा एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचने में लगे रहते थे. इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की गतिविधियों से बच्चों प्रशासन पर जो है वो, इस तरह की गतिविधियों का, इस तरह की चीज़ों का बच्चों प्रशासन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा. नाउ वी कैन से दैट इन इंग्लिश कि द कोर्टियर्स, सर्वेंट्स, ऑफिसर्स एंड एडवाइजर्स ऑफ द किंग वेर ऑल्सो करप्ट एंड देयर ओनली इंटेंशन वॉज टू ऑयलनेस टू द किंग.
In fact, you can say that key appointments to the important and special post in the court were made not according to the qualification of the person, but according to the oilness and buttering attitude. So officers and courtiers and along with this, the officers and courtiers were also busy in making conspiracies against each other. तो यहाँ पे ये था. अब हम कह सकते हैं ना, वी कैन से दैट कि द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज फॉल्टी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी जो प्रशासनिक जो आपकी व्यवस्था थी वो बिल्कुल भ्रष्ट थी और अव्यवस्थित थी. यहाँ पे जो द प्राइज पोस्ट वे गिवन ओनली टू द एरिस्टोक्रेट्स एंड द नोबल्स, यानी जो इम्पोर्टेंट स्पेशल पोस्ट होते थे वो सिर्फ जो है वो नोबल्स को दिए जाते थे, जो हायर अपर क्लास था उनको दिए जाते थे, और जो राजा से जो बिलोंग करते, जो राजा के जो सगे संबंधी थे, सह संबंधी थे, उनको दिए जाते थे जो उनकी पैरवी करते थे, नॉट अकॉर्डिंग टू द योग्यता और क्वालिफिकेशन. अब यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिवोल्यूशनरी नेम्ड जॉर्ज डैंटन. जॉर्ज डैंटन एक क्रांतिकारी थे जो कि लुइस 16 के टाइम में उनका जो है वो प्रभाव दिखा, और ही वॉज एन एजुकेटेड रिवोल्यूशनरी, ये एक पढ़े लिखे और शिक्षित वर्ग से बिलोंग करते थे. तो व्हाट ही हैज़ रिटन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इन्होंने जो इस तरह का जो प्रशासनिक जो भ्रष्ट प्रशासन था लुइस 16 के टाइम का, उसके बारे में इन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था, कहा था क्या, उन्होंने ये कहा था कि in his article he reveals how distressed and disappointed he found himself after completing his studies. And in an article in 1793 he has written that I was educated in the residential college of Plessis. There I was in the company of important men. Once my studies ended, I was left with nothing. I started looking for a post. It was impossible to find one at the law courts in Paris. The choice of a career in the army was not open to me, as I was not a noble by birth, nor did I have a pattern. The church too could not offer me a refuge. I could not buy an office as I did not possess a saw. The system had provided us with an education without, however, offering a field where our talents could be utilized. यानी उन्होंने 1793 में जॉर्ज डैंटन जो एक रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने 1793 में बच्चों एक लेख में लिखा था, एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा अपने बारे में कि वो एक प्लेसिस के शैक्षिक संस्थान से वो पढ़े थे, और उनका जो उठना बैठना था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी तो बच्चों उनका कहना था कि वो उनकी जो संगति है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन्स में रहते थे, वो संगति थी, यानी पढ़े लिखे लोगों के बीच में वो रहते थे, क्योंकि ख़ुद भी वो बहुत एजुकेटेड पर्सन थे. तो उन्होंने कहा कि जब मेरी स्टडीज़ एंड हुई, जब उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा उन्होंने कंप्लीट की, तो उनके पास कुछ भी नहीं था करने के लिए, और वो एक अच्छी पोस्ट को, एक अच्छी जॉब के, एक अच्छी पोस्ट या अच्छी जॉब या अच्छी पद के तलाश में थे, वो उसकी खोज में थे. लेकिन उनके लिए जो है पेरिस के लॉ कोर्ट्स में जगह पाना भी बहुत असंभव सा हो गया था, और और उनके पास जो है आर्मी में जाने का कोई ऑप्शन भी नहीं था कि उनको वो आर्मी में जाए, वो ऐसा भी करियर वो चॉइस नहीं कर पा रहे थे. क्यों ये दोनों चीज़ क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि वो राजा के सह संबंधियों में से नहीं थे, और ना तो वो जन्म से राजा के सह संबंधियों में से थे, और ना ही वो जो है बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन थे. तो इसलिए इस वजह, हालांकि हाउ एवर ही वॉज एन एजुकेटेड पर्सन, वो बहुत ही क्वालिफाइड पर्सन थे, उनके पास योग्यता थी, लेकिन जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति पदों की नहीं की जाती थी, बल्कि चाटुकारिता के आधार पर की जाती थी. तो इस वजह से उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी या अवसर नहीं थे, और ना ही उनको कोई ऑफिस दिया गया, ना ही उनको कोई जॉब ऑफ़र की गई. तो जो ये सिस्टम था
उन लुई 16 में उस सिस्टम, उस व्यवस्था ने जो है एक एजुकेटेड पर्सन को, एक शिक्षित पर्सन को वो अवसर प्रदान नहीं किए जहाँ पर वो अपने टैलेंट को या वो अपने जो है वो टैलेंट को वो दिखा सकें या उसको शो कर सकें। तो इस तरीके से जो है वो इस बेस पे, इस एग्जाम्पल, इस लेख के बेस पे वी कैन सी दैट कि द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज फॉल्टी एंड डिसऑर्गेनाइज, यानी प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो भ्रष्ट थी और अव्यवस्थित थी। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो था आपका सेल्फ सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अति केंद्रीकृत प्रशासन। ये डिस्कशन हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों, जब हमने इससे पहले भी तो बच्चों ये अति केंद्रीकृत प्रशासन में क्या था बच्चों कि जो फ्रांस की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो भ्रष्ट थी और अव्यवस्थित थी। तो जो फ्रांस की जो प्रशासनिक व्यवस्था की एक बड़ी कमज़ोरी यह थी, एक बहुत अप्रभावी पक्ष ये भी था कि प्रशासन की सारी जो शक्ति थी वो राजा के ही हाथों में केंद्रित थी, यानी all the powers of the administration was centered into the hands of king only। तो उसकी इच्छा और सहमति के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता था, and without his permission nobody had right to do anything, यानी कुछ भी उसकी परमिशन के बिना जो है कोई लॉ, कोई कानून जो है वो नहीं होता था। उसका विल, उसकी इच्छा ही देश का कानून होता था। his will was only law of the nation। तो यहाँ पे क्या था कि जो वहाँ पे जो प्रशासनिक संस्थाएं थीं वो राजा के अंडर में थीं, और इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में बच्चों जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत ही धीमी पड़ गई, शिथिल पड़ गई। और यहाँ पे क्यों पड़ गई? क्योंकि राजा को भोग विलास से निकलकर प्रशासन की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं था। यानी राजा जो था वो लग्जेरियस कंफर्ट्स में या विलासता में, भोग विलास में और पैलेस की यानी महल की विलासता में ही वो इतना ज़्यादा बिजी था, व्यस्त था कि वो प्रशासन की ओर उसका ध्यान नहीं जा रहा था। यानी द किंग रूल्ड एज एन एब्सोल्यूट मोनार्क एंड द किंग्स मेन फंक्शन वॉज टू कमांड एंड दैट ऑफ द पीपल टू ओबे। यानी राजा का काम होता था कमांड ऑर्डर करना और लोगों का काम था उस आज्ञा का पालन करना। सो चिल्ड्रन, इन दिस पॉइंट, इस शीर्षक में, इस पॉइंट में जो फ्रांस की राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता, उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था। यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई भी स्थान नहीं था। यानी राजा के विरुद्ध अगर भाषणों या लेखों के माध्यम से अगर आवाज़ नहीं उठाई जा सकती थी, यानी हम भाषण के, स्पीच के थ्रू या किसी लेख के थ्रू जो है वो हम राजा के खिलाफ नहीं जा सकते थे, यानी जनता राजा के खिलाफ नहीं जा सकती थी। भाषण है, लेखन है, प्रकाशन है, उस पर बिल्कुल कठोर नियंत्रण था। राजा जो है वो मुकदमा चलाए बिना भी किसी को गिरफ्तार कर दंडित कर सकता था, उसे सज़ा दे सकता था। और जनता को धार्मिक, जब किसी प्रकार की स्वतंत्रता ही नहीं थी तो जनता को धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। यानी फ्रांस का राजधर्म कैथोलिक धर्म था, इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्म आस्था को मानने वाले लोग जो थे उनके लिए कड़े दंड की व्यवस्था की गई थी। यानी जो फ्रांस की जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था बच्चों वॉज फॉल्टी एंड डिसऑर्गेनाइज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। एंड देयर वॉज अ लैक ऑफ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस ऑल्सो, बिकॉज द पर्सन हैड नो लिबर्टी to do whatever according to his will, whatever, and he had no individual independence. It means that बच्चों की the masses had no individual freedom and any person could be imprisoned by may issue warrants known as letters de cachet, जैसा कि मैंने as I told you earlier also about the letter de cachet, कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके थ्रू जो है राजा किसी पर्सन को बिना किसी दोष के गिरफ्तार कर सकता था और उसको सज़ा भी दे सकता था। और धनी वर्ग थे जो द रिच सेक्शन ऑफ द नोबल्स,
you can say that कि this section of the society or your nobles वो could use this letter decaptured अपनी मनमानी करने के लिए इस डॉक्यूमेंट का वो यूज़ करते थे। तो यहाँ पे था कि जो the people had no freedom of speech and they did not allow to raise voice against the king through an article or any speech or any other sources. And one thing was also that king had imposed strict restriction and control on the publication of any type of speech article which were against the king. यानी यहाँ पे था कि जो है वो राजा का भाषण लेखन और प्रकाशन पर राजा का कंट्रोल था, कठोर नियंत्रण था, और किसी भी राजा बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट इश्यूज़ या हेयरिंग के जो है किसी पर भी जो है वो मुकदमा चला सकता था। तो इस तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव जो था और इसके साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं थी। यानी द मेन पॉपुलेशन ड्यूरिंग लुइस 16 वाज ऑफ कैथोलिक कम्युनिटी एंड देयर वेयर रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी। सो अगला पॉइंट लेट्स डिस्कस द लास्ट पॉइंट इन इनएफिशिएंट वीक किंग और यू कैन से दैट मोनार्क। यानी किंग लुइस 16 वाज एन एफिशिएंट वीक मोनार्क, यानी लुइस 16वां जो था वो अप्रभावी कमज़ोर राजा था। Now we can say that children that Louis 16 the king of France was an efficient, weak and sluggish by temperament, and he remained failed to effect any reforms by removing the disgraceful organization of the time. And it is also true about him that he had many personal virtues, or you can say that personal traits, but he had no capacity, or you can say that but he had no capability to govern and to take quick decisions at the time of need and adverse circumstances. So under him the lawless government regained in France, and the king stood as helpless. You can say that he had nothing to do. The king stood as helpless. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों कि जो लुइस 16 था वो एक जो है वो लुइस 16वां जो फ्रांस का एक अप्रभावी, कमज़ोर और सुस्त राजा था, और वह अपने समय में जो है वो जो उसके समय में जो प्रचलित अव्यवस्थित प्रशासनिक संस्थाएं थी, जो प्रशासनिक संस्थाएं थी बच्चों, उसको हटाने में लुइस 16वां जो था वो असफल रहा था। लेकिन बच्चों उसके बारे में ये भी सच है, ये भी कहा गया है कि वह व्यक्तिगत रूप से जो है उस पर कुछ वर्चूज़ या कह सकते हैं गुण थे, यानी वो स्वभाव से बहुत सरल इंसान था, और कुछ उसके अपने व्यक्तिगत गुण भी रहे थे उसकी जो पर्सनालिटी में। तो लेकिन पर शासन करने के लिए और शासन से संबंधित जो शीघ्र निर्णय लेने की योग्यता उसमें नहीं थी, या शासन करने जैसी कोई योग्यता उसमें नहीं थी, और जो है इसीलिए उसको हम कह सकते हैं कि वो एक अप्रभावी, कमज़ोर और सुस्त राजा था। यानी सुस्त इसलिए कह सकते हैं बच्चों, स्लगिश जिसे कहते हैं वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो हमेशा भोग विलास और विलासिता में व्यस्त रहता था, और प्रशासनिक जो है वो सेवाओं में या प्रशासन की व्यवस्था की ओर उसका ध्यान इतना नहीं था। तो ही वॉज एन एफिशिएंट वीक किंग of the France. Louis 16 was an efficient and weak king of the France. We can say that कि he was an efficient, weak monarch of the France. यानी लुइस 16वां जो था, लुइस 16वां जो था वो फ्रांस का एक अप्रभावी, सुस्त और कमज़ोर राजा साबित हुआ। तो बच्चों ये था आपका पॉलिटिकल कॉजेज़। हमने वी हैव फिनिश्ड द पॉलिटिकल कॉजेज़, यानी हमने राजनीतिक कारणों को हमने पढ़ा सात पॉइंट्स के थ्रू। एंड ऑन योर स्क्रीन जो भी पॉइंट्स आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, थ्रू विच आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, जो भी पॉइंट्स आई एम गिविंग यू, आप उन पॉइंट्स को ध्यान से ज़रूर से देखिएगा, और प्लीज़ वॉच द वीडियो और लिसन द वीडियो, और इट विल हेल्प इन योर आंसर्स। सो बच्चों वी विल स्टॉप हियर। तो बच्चों हम यहीं पे आज बंद करते हैं, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर, next session we will continue this chapter and we will discuss about the social causes of the French Revolution। यानी हम अगले लेक्चर में बच्चों फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारणों के बारे में पढ़ेंगे।
And one thing I want to tell you children कि please watch the video, please listen the video. आप जो है वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो ज़रूर सुनिएगा एंड वॉट एवर द पॉइंट्स आई एम गिविंग यू वो आपके आंसर्स उत्तर लिखने में आपको हेल्प करेंगे. So children, one thing I want to tell you about your book, that you can buy the book of history of Vidya publication or HM publication. यानी आप HM publication या विद्या publication कोई दोनों में से कोई भी बुक आप परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों के पॉइंट्स जो है वो सेम है, मैटर जो है, कंटेंट जो है वो सेम है. So children, take care of yourself and your family. Goodbye and God bless you.